video we are going to discuss about the glycolysis. So glycolysis एक यूनिवर्सल प्रोसेस है क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. तो सपोज सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है. तो ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स सभी के अंदर होता है. सो ग्लाइकोलिसिस का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन. तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का जो पाथवे है, जो प्रोसेस है, उसे हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं. एंड इसको हम EMP पाथवे भी बोलते हैं क्योंकि ये एम्डन, मेयरहॉफ एंड पर्नस पाथवे, एंड ये साइटोप्लाज्म में होता है. तो ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट सेल्स दोनों के अंदर हो सकता है. सो अगर हम बात करें फेजेस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, तो हमारे पास अगर हम सीक्वेंस रिएक्शंस देखें तो 10 रिएक्शंस होंगी. एंड यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन हम बाद में देखेंगे. तो आपके पास 2 फेजेस होते हैं. एक होता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हमें एनर्जी लगानी पड़ती है. एंड ये जो सेकेंड बॉक्स आप देख रहे हो, दैट इज़ द पे ऑफ फेज, जहाँ पे कि हमें एनर्जी मिलती है. सो अब हम स्टेप वाइज देखते हैं किस तरीके से ग्लाइकोलिसिस चलता है. सो जो फर्स्ट स्टेप है, वहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. सो द स्टेप 1 इज़ द कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. एंड ये जो रिएक्शन है, इसको कौन सा एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, हेक्सोकाइनेज. सो दिस रिएक्शन इज़ कैटालाइज्ड बाय द हेक्सोकाइनेज. तो यहाँ पर जो एंजाइम रिक्वायर्ड है, that is the hexokinase. सो अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ग्लूकोज था, अब ग्लूकोज में फॉस्फेट कहाँ से आ गया भाई, ये फॉस्फेट किधर से आया, ये फॉस्फेट एकदम से कहाँ से आ गया, ये फॉस्फेट आया है ATP में से. तो ATP ने क्या किया, ATP कन्वर्ट हो गया ADP में. तो इसने अपना एक फॉस्फेट लूज़ कर दिया, एंड ये जो फॉस्फेट है वो ट्रांसफ़र हो गया ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर, जो कि हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट था. एंड ये रिएक्शन कौन कैटालाइज कर रहा है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम इसको कैटालाइज करता है. रेगुलेशन हम बाद में देखेंगे, पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं. अब फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर. एंड ये जो रिएक्शन होती है, यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है, दैट इज़ द फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज, इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है. एंड ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. हमारे जो थर्ड स्टेप होता है, वहाँ पर क्या होता है, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, अब वो कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर, राइट. तो यहाँ पर अनदर फॉस्फेट ग्रुप इज़ ट्रांसफर्ड. ATP का एक और ATP यहाँ पर यूज़ हो रही है. सो अनदर फॉस्फेट ग्रुप्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ATP टू द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जिससे कि क्या बन जाएगा हमारे पास, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. एंड यहाँ पर जो एंजाइम ये रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, द एंजाइम विच इज़ इन्वॉल्व हियर इज़ द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या करता है, इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा. नाउ द फोर्थ स्टेप इज़, जो हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, अब उसकी क्या हो जाएगी, क्लीवेज हो जाएगी. अब उसकी क्या हो जाएगी, क्लीवेज हो जाएगी. ये 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन का था. अब इसकी क्लीवेज हो जाएगी, 3 कार्बन के यहाँ पर कंपाउंड बन जाएंगे. एक 3 कार्बन के कंपाउंड को हम G3P बोलेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. एंड दूसरा वाला जो होगा उसको हम बोलेंगे DHAP, दैट इज़ दी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. सो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का यहाँ पर क्लीवेज हुआ, और क्लीवेज से हमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन ईच, ये हमको मिल गया. एंड यहाँ पर जो एंजाइम है, दैट इज़ द एल्डोलेज एंजाइम. एल्डोलेज एंजाइम क्या करेगा, इट विल एक्ट ऑन दी फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, एंड वो उसको स्प्लिट कर देगा DHAP और G3P के अंदर. नाउ
अब हमारे पास क्या होता है, जो G3P है वो डायरेक्टली हमारे नेक्स्ट स्टेप के अंदर चला जाएगा। ओके, सो एक एंजाइम आपके पास रह गया, दैट इज़ द ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। सो इसका क्या काम होता है, फिफ्थ रिएक्शन जो हमारी थी, फिफ्थ रिएक्शन देखो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास तीन बने थे, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स बने थे यहाँ पे, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्लीवेज के बाद में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो G3P है वो तो डायरेक्टली फर्दर स्टेप्स में जा सकता है, लेकिन जो DHAP है, दैट इज़ द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इट कांट डायरेक्टली टेक पार्ट इन द कंसेक्यूटिव स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस। सो देयरफॉर वो कन्वर्ट होता है अपने आइसोमर के अंदर, दैट इज़ द G3P ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर वो कन्वर्ट होता है। एंड ये जो कन्वर्जन है, मतलब ये जो G3P जो DHAP है वो पहले G3P में कन्वर्ट होगा एंड उसके बाद वो अपना नेक्स्ट स्टेप में जा सकता है। तो ये जो रिएक्शन है कन्वर्जन का वो कौन करवाता है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। ओके, सो यहाँ पे G3P जो है, G3P फॉस्फेट, अब आपको पता चल गया कि ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं G3P के वो कहाँ से आए हैं, क्योंकि जो DHAP है वो भी G3P में कन्वर्ट होता है। ओके, सो अभी जो आप स्टेप्स देख रहे थे, दीज वर द प्रेपरेटरी फेज, और हम यहाँ पे कर रहे थे, एनर्जी लगानी पड़ रही थी हमें, यहाँ पे 2 ATP हमने यहाँ पर लगाई है अपनी साइड से। लेकिन जो नेक्स्ट फेज़ आ रहा है, अब पे ऑफ फेज़ आ रहा है, अब हमें एनर्जी मिलने वाली है, अब हमारे मज़े आने वाले हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। एंड ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। सो जो ये एंजाइम है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ये क्या करता है, इट विल ऐड दी फॉस्फेट फ्रॉम दी साइटोसोल टू द G3P। तो जो साइटोसोल है वहाँ से फॉस्फेट उठा करके ये क्या करेगा, G3P के ऊपर अटैच करा देगा एंड यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। नाउ ये जो सेम एंजाइम है, सेम एंजाइम जो है, इट विल also dehydrogenates the G3P by transferring one of its hydrogen ions to oxidizing agent NAD positive to form the NADH and the H positive ions. So let us come on to the next step. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अब हमारे पास जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बना था, अब वो कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, राइट। उसका कन्वर्जन किसके अंदर होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। एंड यहाँ पर हमारे पास ATP प्रोडक्शन होगा। सो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है वो अपना एक फॉस्फेट किसको डोनेट कर देता है, ADP को डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से ATP बन जाती है एंड वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। सो अब ये जो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सो इस रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व है, दैट इज़ दी फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। सो अब जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है 8th रिएक्शन के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। सो 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज हो जाएगा एंड यहाँ पर जो एंजाइम है, दैट इज़ द फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। बस कुछ नहीं करना, 3 की जगह आपको 2 लिखना है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है वो किस में कन्वर्ट होगा, PEP के अंदर, दैट इज़ द फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। एंड ये जो रिएक्शन है, दिस इज कैटलाइज्ड बाय द इनोलेज एंजाइम। इनोलेज क्या करेगा, इट विल एक्ट ऑन दी 2 फॉस्फोग्लिसरेट एंड उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा, प्रोड्यूसिंग द PEP, दैट इज़ द फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। एंड फाइनली आपका यहाँ पर जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है वो क्या करेगा,
फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्योंकि अनस्टेबल है तो इट विल लूज़ वन ऑफ इट्स फॉस्फेट, एंड ये जो लॉस्ट फॉस्फेट है वो ADP के पास चला जाएगा अंडर द पायरुवेट काइनेज एंजाइम, एंड यहाँ पर ATP बनेगा एंड आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे पायरुवेट के। सो पायरुवेट जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का। सो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास ग्लूकोज था प्लस 2 NAD पॉजिटिव, सो दिस इज़ द 2 NAD पॉजिटिव इन द 6th रिएक्शन। देन 2 ADP प्लस में हमारे पास क्या थे, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट थे। वहाँ से हमें जो रिएक्शन मिली है, जो प्रोडक्ट्स मिले हैं, दैट इज़ द 2 पायरुवेट्स एंड 2 ATP, 2 NADH एंड 2 हाइड्रोजन आयंस। सो ऑल्दो 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो थे हमारे स्टेप 1 और स्टेप 3 में यूज़ हो गए थे, लेकिन 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए 7th रिएक्शन में और 2 और जनरेट हुए 10th रिएक्शन में, जिसकी वजह से टोटल हमारे पास 4 ATP के मॉलिक्यूल्स बने। एंड हम क्या करेंगे, जो हमारा हमने स्टार्टिंग वाली रिएक्शंस थी उसमें हम माइनस कर देंगे, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाली रिएक्शंस होती हैं हमें वहाँ पर ATP देनी पड़ती है, राइट। वी हैव टू गिव द ATP, क्योंकि पे ऑफ फेज़ में तो हमें मिलेंगी, हमें उसमें से माइनस करना पड़ेगा जो प्रेपरेटरी फेज़ में हमने दी थी ATP। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल ATP जो है, टोटल ATP हमारे पास कितनी बनी है, 4, जिसमें से 2 जो है वो हमारी कंज्यूम हो गई थी, 2 हमारे पास कंज्यूम हो गई थी, तो नेट कितनी बची, 2 ATPs, 2 ATPs हमारे पास बची नेट। अगर हम NADH की बात करें तो 2 NADH वर प्रोड्यूस्ड, एंड क्योंकि NADH 1 NADH जो होता है, एक NADH जो होता है वो 3 ATPs के बराबर होता है, 3 ATPs के बराबर होता है, तो 2 NADH कितना हो जाएगा, 2 × 3 दैट इज़ द 6 ATP, दैट इज़ 6 ATP। तो नेट जो हमारे पास एनर्जी यील्ड आई है, नेट एनर्जी यील्ड जो आई है ग्लाइकोलिसिस के अंदर, वो कितनी आई है, 2 ATPs ऊपर वाली प्लस में ये 6 ATP NADH वाली, तो टोटल कितनी आ गई, 8 ATP मॉलिक्यूल्स। सो अब क्या होता है, कई जो नई बुक्स हैं या जो स्टैंडर्ड MBBS वाली बुक्स होती हैं वहाँ पर 3 ATP की जगह 2.5 ATP दिया होता है कि 1 NADH जो होता है वो 2.5 ATP के बराबर होता है, कई बुक्स में ऐसे भी दे रखा होता है। सो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि हम यहाँ पर फिर 2 की जगह क्या 3 की जगह 2.5 आप लिख सकते हो, 2.5, और कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 3 लिखते हैं कि एक जो NADH होता है वो 3 के बराबर होता है, 3 ATPs के बराबर होता है। काफ़ी ऐसी बुक्स होती है जिसमें एक NADH का वैल्यू 3 ATP दिया होता है, काफ़ी सारी ऐसी होती हैं जहाँ पे 2.5 दिया होता है, तो मोर एक्यूरेट जो है वो 2.5 है। वैसे आप कोई भी 3 से भी कर सकते हो, 2.5 से भी कर सकते हो। सो नेट यहाँ पे कितना आ गया, 8 ATP हमारे पास आ गया। अगर हम रेगुलेशन की बात करें, सो रेगुलेशन में हमारे पास जो स्टेप 1 था जहाँ पे कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम इन्वॉल्व था, जो कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा था, तो ये हमारे पास जो हेक्सोकाइनेज है वो रेगुलेशन में हेल्प करता है। रेगुलेशन मतलब कोई प्रोसेस ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा, उसको कंट्रोल करना, दैट इज़ द रेगुलेशन। तो हेक्सोकाइनेज क्या कर रहा था, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा था। हेक्सोकाइनेज इज़ अ रेगुलेटरी एंजाइम। अब इसके लिए जो एक्टिवेटर है वो कौन है, AMP इज़ द एक्टिवेटर, मतलब AMP जो होगा वो उसको एक्टिवेट करेगा एंजाइम को, एंड जो आपका G6P है, ग्लिसरल्डिहाइड 6 फॉस्फेट, वो इनहिबिटर है, एंड ATP अगर हाई है तो वो भी क्या होती है, इनहिबिटरी होती है फॉर द एक्शन ऑफ द हेक्सोकाइनेज। सो एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो होते हैं वो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जहाँ पे कि एक साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, एक और साइट यहाँ पर प्रेजेंट होती है जहाँ पे कि आपके एलोस्टेरिक साइट होती है, एलोस्टेरिक इफेक्टर्स आकर के बाइंड करते हैं, जैसे कि इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स।
इनहिबिटर क्या करता है, सो इनहिबिटर मतलब इनहिबिटर को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं और एक्टिवेटर को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पर इनहिबिटर आकर बाइंड होता है तो वो इस एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर देगा, जिसकी वजह से फिर जो वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था, जैसे हेक्सोकाइनेज है, अगर वहाँ पे इनहिबिटर आके बाइंड करा तो वो उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर एक्टिवेटर आकर के बाइंड करता है तो वो क्या कर देगा, उसकी एक्टिविटी को, उस एंजाइम की एक्टिविटी को एनहांस कर देगा। सो नेक्स्ट जो रेगुलेशन का स्टेप है वो आपका स्टेप 3 है, दैट इज़ रिएक्शन नंबर 3, जहाँ पे जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था। दिस इज़ द रेट लिमिटिंग रिएक्शन, यानी कि वो डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल प्रोसेस। अगर ये फास्ट होता है तो पूरा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस फास्ट होएगा। सो ये जो एंजाइम था दैट वाज द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है इसका एक्टिवेटर कौन है, AMP एंड फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट, एंड इनहिबिटर कौन है, ATP एंड सिट्रेट। नेक्स्ट आपका जो स्टेप 10 था जहाँ पे कि PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा था, एंड एंजाइम कौन सा था, पायरुवेट काइनेज। तो पायरुवेट काइनेज के लिए जो आपके पास इनहिबिटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ATP, एसिटाइल कोए, एलेनिन, वो क्या है, इनहिबिटर्स हैं। यानी कि अगर वो उस एंजाइम के साथ, पायरुवेट काइनेज के साथ बाइंड कर जाते हैं तो वो उसकी एक्टिविटी को कम कर देंगे या इनहिबिट करेंगे, और जो AMP है वो एक्टिवेटर है, यानी कि वो उस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, उसकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ करेगा। So this was about the energetics, regulation and the steps of the glycolysis. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.